एक छोटी सी लड़की लिली आज बहुत खुश है क्योंकि आज उसको पता चला है कि उसके घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। लिली के मम्मी पापा नहीं जानते कि होने वाला मेहमान क्या होगा, पर लिली ने तो अपने मन में संकल्प कर लिया है कि उसके घर में तो एक छोटी सी नन्ही सी परी आएगी और वो बड़ी बहन बनेगी। बड़ी बहन होने के रूप में लिली ने बहुत सारी तैयारी की हैं। उसने अपनी नर्सरी को छोटे छोटे खिलौनों से और सुंदर सुंदर सामानों से सजाया है। अरे ये क्या हुआ, लिली का तो सपना पूरा हो गया और लिली के घर आई है छोटी सी नन्ही सी परी। चलिए लिली के माँ बाप का स्वागत करते हैं और साथ में स्वागत करते हैं उन सभी माँ बापों का जो होने वाले माँ और बाप बनने वाले हैं और छोटे से बच्चे को, ये लड़का हो या लड़की, उसको जन्म देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको लेके जाऊंगी प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर में। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर एक माँ के शरीर में क्या क्या चेंजेस होते हैं। उसके साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि एक माँ, होने वाली माँ को उस दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तथा उसको कौन कौन सी जाँचें करानी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के चेंजेस थे, जैसे कि मॉर्निंग सिकनेस, वो अब सेकंड ट्राइमेस्टर तक आते आते धीरे धीरे कम होने लगते हैं। नौजिया, वॉमिटिंग और जी घबराना, चक्कर, ये थोड़े थोड़े नॉर्मल होने लगते हैं। उसके बाद कुछ नए सिम्टम्स डेवलप होते हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहला होता है क्विकनिंग यानी कि फीलिंग ऑफ लाइफ। माँ पहली बार बच्चे के होने का अनुभव करती है, उसको ये अनुभव कुछ फड़फड़ाने जैसा फील हो सकता है। जो महिलाएं पहली बार माँ बन रही हैं उनको यह अनुभव 5वें से लेकर 6ठे महीने तक हो सकता है, तथा जो महिलाएं पहले माँ बन चुकी यानी कि मल्टी ग्रेविडा होती है उनमें 4th से लेकर 5th मंथ तक ये एहसास हो सकता है। शुरू में तो ये हल्के फड़कनी या बुलबुले के जैसा लगता है, लेकिन बाद में चल के ये प्रॉपर मूवमेंट फील होने लगते हैं। और महिला को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दिन भर में कम से कम 5 से 6 बार उसका बच्चे का मूवमेंट होना चाहिए। अगर इससे कम हो रहा है तो उसको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। सेकेंड सिम्टम होता है हमारा एनलार्जमेंट ऑफ लोअर एब्डोमेन, यानी कि महिला का जो पेट है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। हमारा जो यूट्रस होता है वो 12 हफ्ते तक पेल्विक कैविटी के अंदर होता है और 12 हफ्ते के बाद वो पेल्विक कैविटी से बाहर आ जाता है, जिसको हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के द्वारा भी पता लगा सकते हैं। इसमें हम फंडल हाइट चेक करते हैं जो कि हमारी 16 हफ्ते पे अम्बलाइकस और प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच में होती है और 24 हफ्ते पे अम्बलाइकस के लेवल तक होती है और 36 हफ्ते पे हमारा एनसीफॉर्म कार्टिलेज, जहाँ पे जो रिब्स का पॉइंट मिलने वाला ऊपर की तरफ सीने के नीचे होता है, वहां तक पहुंच जाती है। तो इसके आधार पे हम लोग ये कंफर्म कर लेते हैं कि हमारे बच्चे की ग्रोथ जो है वो ऑप्टिमम हो रही है या नहीं हो रही। फिर हमारे चेंजेस आते हैं ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, टेंडरनेस एंड मिल्क सिक्रीशन, यानी कि छाती में जो है थोड़ा थोड़ा मिल्क सिक्रीशन भी हो सकता है और पीले रंग का डिस्चार्ज भी आ सकता है। फिर हमारा होता है सिम्टम कोलाज्मा या मेलाज्मा, यानी कि इसको हम बोलते हैं चीक पे, फोरहेड पे, माथे पे जो है पिगमेंटेशन हो जाता है। और ये पिगमेंटेशन हमारा जो होता है वो मिलेनिन हार्मोन की वजह से होता है। और ये जो मिलेनिन होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो होता है, ये इसको बढ़ा देते हैं मिलेनिन हार्मोन को, जिसकी वजह से हमारा ये डिस्कलरेशन होता है। उसके बाद चलिए, ये मैंने कुछ सिम्टम्स आपको बताए जो प्रेगनेंसी में हमारे सेकंड ट्राइमेस्टर में होते हैं और थर्ड ट्राइमेस्टर में भी होते हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर हमारा 12 हफ्ते से लेकर के 28 हफ्ते तक होता है। इसके अलावा कुछ और सिम्टम है जैसे कि लीनिया नाइग्रा, स्ट्राया ग्रेविडारम, जो काले रंग की रेखा दिखाई देती है हमारी अम्बलाइकस से लेके एनसीफॉर्म कार्टिलेज से लेके प्यूबिक सिम्फाइसिस तक, जिसको कि हम बोलते हैं लीनिया नाइग्रा, और स्ट्राया ग्रेविडारम जो कि स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, पिंक कलर के और वाइट कलर के दिखाई देते हैं नाभि के चारों तरफ, नीचे की तरफ को एक्सटेंड कर रहे होते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्ट्राया ग्रेविडारम। तो ये कुछ चेंजेस थे जो मैंने आपको बताए। अब बात कर लेते हैं कुछ होने वाले जांचों के बारे में। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 12 हफ्ते पे जब हमारे पास मरीज़ आता है तो हम उसको जो है एंटी स्कैन करा लेते हैं और डुअल मार्कर करा लेते हैं। अब कुछ जनरल हम टेस्टों के बारे में बताते हैं जो कि रूटीन टेस्ट होते हैं। रूटीन टेस्ट में सबसे पहले हम लोग कराते हैं सीबीसी एंड ब्लड ग्रुप। सीबीसी के अंदर हम लोग देखते हैं हीमोग्लोबिन किसी भी महिला को हम इसलिए कराते हैं कि अगर डिलीवरी के टाइम पे उसका ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए तो हम एक रिजर्व मेंटेन करके चले। अगर 10 ग्राम से कम होता है तो हम आयरन की टैबलेट को 2 बार तक भी दे सकते हैं। उसके बाद इसमें हम कराते हैं डब्ल्यूबीसी का सिग्निफिकेंस ये होता है कि महिला के शरीर में कहीं पे भी कोई इन्फेक्शन है तो हमें उसकी तीव्रता का पता चल जाता है। जैसे कि उसको पेशाब में इन्फेक्शन हो सकता है, उसको छाती में इन्फेक्शन हो सकता है और उसको नीचे के रास्ते में इन्फेक्शन हो सकता है। तो उन्हीं के आधार पर हम लोग उसको पर्टिकुलर एंटीबायोटिक जो कि सेफ होती है वो हम दे सकते हैं।
तो WBC से हमें इन्फेक्शन का पता चल जाता है। उसके बाद हम लोग प्लेटलेट्स देख लेते हैं। वायरल इन्फेक्शंस जो होते हैं, डेंगू, मलेरिया, इन सब में प्लेटलेट हमारे कम हो जाते हैं। और एक हमारी स्क्रीनिंग भी हो जाती है, क्योंकि हमारी पेशेंट को अगर डिलीवरी के टाइम पे सिजेरियन की रिक्वायरमेंट होती है तो हमें एक पहले से आइडिया लग जाता है कि कहीं उसके प्लेटलेट में कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं उसके प्लेटलेट पहले से कुछ ऐसी बात तो नहीं कि कम है। तो प्लेटलेट हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं पेरिफेरल ब्लड स्फीयर में भी फिर हम कोई एबनॉर्मल सेल तो नहीं है, या फिर हमारा कोई पैरासाइट तो नहीं दिख रहा जैसे मलेरिया वगैरह का। तो ये सारी चीज़ें हम लोग CBC में देख लेते हैं। साथ ही साथ हम लोग महिला का ब्लड ग्रुप देख लेते हैं कि कहीं RH नेगेटिव महिला तो नहीं। तो इसका सिग्निफिकेंस मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी कि नेगेटिव में हमको क्या करना है, RH नेगेटिव में। तो हमने हीमोग्लोबिन करा लिया, अपना CBC करा लिया और ब्लड ग्रुप करा लिया। फिर उसके बाद हम लोग थायराइड यानी कि TSH हम लोग करा लेते हैं। जो महिलाएं पहले से ही थायराइड की दवाएं ले रही हैं उनको रिपीट कराना होता है हर 3-3 महीने पे, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो है इसकी रिक्वायरमेंट, बच्चे के ऑर्गन तो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं लेकिन फिर भी इसके रिक्वायरमेंट जो होती है थायराइड हार्मोन की रिक्वायरमेंट जो होती है बच्चे के कारण बढ़ जाती है। तो हम इसको ओवर कंट्रोल करके चलते हैं थायराइड को। तो हम लोग TSH करा लेते हैं। फिर हम कराते हैं यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन। यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन में हम लोग देखते हैं कि कहीं यूरिन में कोई पस सेल्स तो नहीं आ रहा, क्योंकि पस सेल्स भी एक इन्फेक्शन का इंडिकेशन होता है। फिर उसके अनुसार जो है महिला को एंटीबायोटिक दवाएं दे दी जाती है, क्योंकि अगर यूरिन में इन्फेक्शन होता है तो वो यूट्रस तक बहुत आसानी से पहुंच सकता है। और अगर इन्फेक्शन एक बार यूट्रस तक पहुंच जाता है तो फिर जो चारों तरफ मेम्ब्रेन्स हैं उससे उनके पास पहुंच के, बच्चे तक पहुंच के, और फिर वो जो है मेम्ब्रेन रप्चर करा के, लीकिंग करा के, और बच्चे को अर्ली डिलीवरी हो सकती है, यानी कि एबॉर्शन हो सकता है। तो इसलिए हमें ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है कि महिला को किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर उसको लग रहा है कि नीचे के रास्ते से कुछ भी पानी आ रहा है या कोई भी ऐसी बात हो रही है तो तुरंत अपने डॉक्टर से जाके संपर्क करें। इसी से जुड़ी हुई जाँच हमारी होती है HVS का मतलब यही है कि नीचे के रास्ते से हम लोग थोड़ा सा पानी ले लेते हैं और उसको कल्चर के लिए भेज देते हैं, जिसको हम बोलते हैं हाई वेजाइनल स्वैब कल्चर सेंसिटिविटी, HVS-CS। तो इसमें हम देख लेते हैं कि नीचे के रास्ते में महिला को कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर ये इन्फेक्शन होता है तो उसकी दवाई दे दी जाती है। जिन महिलाओं में पहले बच्चे जो हैं जैसे कि बिना दर्द उठे और पानी निकल के कई बच्चे खराब हो गए, बच्चे निकल गए, उन महिलाओं में ये जांच हमें ज़रूर करानी चाहिए HVS-CS। वैसे तो सारे पेशेंट्स में रूटीन ये कराई जाती है, क्योंकि उन महिलाओं में हम ये जाँच कराने के बाद फिर एक ऑपरेशन होता है हमारा, जिसको कि हम बोलते हैं एनसरक्लाज ऑपरेशन। ऐसी महिलाओं में जिनमें पहले कई बच्चे खराब हो चुके हैं, बिना दर्द उठे वो पानी निकल जाता है और बच्चे निकल जाते हैं, इनमें ये ऑपरेशन कराया जाता है। इसमें जो है 12 हफ्ते के बाद से HVS-CS और जो मैंने अभी सारी जांचें बताई, ये सारी जांचें कराने के बाद उसके बाद नीचे के रास्ते में बच्चेदानी के मुंह पर टाँके लगा दिए जाते हैं और इन टाँकों को फिर डिलीवरी से 1-2 हफ्ते पहले जो है खोल दिया जाता है, तो बच्चे जो हैं बच जाते हैं। इसके अलावा हम लोग वायरल मार्कर्स कराते हैं। वायरल मार्कर्स में हम लोग HBsAg, HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C और VDRL ये सारी जांचें करा लेते हैं, क्योंकि अगर इनमें से कुछ भी महिला की पॉजिटिव है तो उसके अनुसार उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। तो ये तो मैंने बताया आपको 12 हफ्ते पे हम लोग क्या इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। फिर उसके बाद हम 18 से 20 हफ्ते पे लगभग एनोमली स्कैन कराते हैं। एनोमली स्कैन का मतलब होता है कि डिटेल्ड अल्ट्रासाउंड, जिसमें बच्चे के सारे अंग देखे जाते हैं कि कहीं किसी अंग में कोई बनावटी खराबी तो नहीं है। अगर किसी अंग में कोई बनावटी खराबी होती है तो फिर हम लोग और भी सुपीरियर टेस्ट होता है एमनियोसेंटेसिस, जो मैंने पहले भी बताया था, वो करा के फिर हम डिसीजन लेते हैं कि कहीं ये बच्चे की टर्मिनेशन वाली स्थिति तो नहीं है। इस डिसीजन को लेने के लिए हमारा पूरा टीम वर्क होता है, जिसमें हमारे जेनेटिक काउंसलर होते हैं, रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं और पेशेंट खुद होने वाले माँ और बाप, इन सब के टीम एफर्ट से हम लोग डिसीजन लेते हैं अगर बच्चे में कुछ ऐसी दिक्कतें पाई जाती हैं कि हमें आगे कैसे प्रोसीड करना है। तो ये हो गई 18 से 20 हफ्ते पे होने वाली जांच, जिसको हम बोलते हैं टीफा स्कैन या फिर एनोमली स्कैन। अब हम लोग धीरे धीरे 20 हफ्ते से आगे अपनी प्रेगनेंसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अब कुछ ऐसी बातों के बारे में जो कि 20 हफ्ते से आगे हमें ध्यान रखनी होती है प्रेगनेंसी में। 20 हफ्ते के बाद महिला का, अभी तक हमने आपको बताया कि इसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से बीपी जो होता है वो लो होने की संभावना होती है, लेकिन चूंकि अब हम 20 हफ्ते के आगे प्रवेश कर चुके हैं तो अब हमारी चीज़ें रिवर्स हो रही हैं। अब क्या हो रहा है कि जो हमारी एंडोथेलियम यानी कि जो हमारी ब्लड वेसल्स के सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसके अंदर कुछ ऐसे ब्लड के अंदर कुछ ऐसी केमिकल्स दौड़ रहे होते हैं जो कि उसमें वासोस्पाज्म या प्रेशर सब्सटेंस जिसको हम बोलते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसको संकुचित करने की संभावना अब बढ़ जाती है।
ऐसी अवस्था में हमारे जो है ब्लड प्रेशर बढ़ने की टेंडेंसी महिला के अंदर उत्पन्न हो सकती है, जिसको हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में PIH यानी कि प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन बोलते हैं। ऐसी अवस्था में महिला का BP बढ़ सकता है और BP बढ़ने के साथ साथ उसको बहुत सारे और भी सिम्टम हो सकते हैं। बच्चे के डेवलपमेंट में थोड़ा अवरोध आ सकता है, जिसको हम बोलते हैं IUGR यानी कि इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, क्योंकि जब BP उसका बढ़ेगा उसकी वेसल संकुचित होंगी तो बच्चे की तरफ ब्लड सप्लाई कम होगी। तो इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान यही देना है कि 20 हफ्ते के बाद महिला सुबह और शाम एक डिजिटल मशीन खरीदे अपने पास और सुबह और शाम उसको रोज़ BP लेना है अपना, मॉर्निंग और इवनिंग का। अगर वो रोज़ नॉर्मल आ रहा है तो आप एक टाइम भी ले सकते हैं, अगर एक टाइम भी आपका नॉर्मल आ रहा है तो आप एक आध दिन छोड़ के ले सकते हैं। लेकिन आपको 20 हफ्ते के बाद से अपना रूटीन बनाना है, मशीन खरीदनी है कि आपको रोज़ BP लेना है, क्योंकि आपको PIH अवॉइड करना है, आपको PIH में नहीं जाना। आपको पता लगाना है कि हमारा जो मरीज कहीं इस कंडीशन में तो नहीं जा रहा। ऐसा ही एक कंडीशन होती है हमारी GDM, यानी कि GDM भी हमारी 20 हफ्ते के बाद से क्या होता है कि बच्चे की रिक्वायरमेंट अब बढ़ने लगती है शुगर की, मतलब शुगर ही उसका खाना है तो वो बढ़ने लगती है। तो हमारे शरीर में जो दौड़ने वाला हार्मोन इंसुलिन है उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है ताकि बच्चे को ज़्यादा शुगर मिल सके और उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। यानी कि ये कह सकते हैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में, हम कॉमन भाषा में, कि हमारा जो शरीर में दौड़ने वाला हार्मोन इंसुलिन है उसकी जो क्षमता है वो कम हो जाती है प्रेगनेंसी में, जब इन बच्चे को ताकि ज़्यादा शुगर मिल सके। और इस कम होने वाली क्षमता की वजह से महिला में डेवलप होता है GDM यानी कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। तो इसको हम देख कैसे पता लगाते हैं कि कहीं जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस तो नहीं हो रहा। वैसे आइडियली तो हम लोग 24 से 28 हफ्ते पे हम लोग एक टेस्ट कराते हैं जिसको बोलते हैं OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें हम लोग महिला को खाली पेट बुलाते हैं, 75 ग्राम ग्लूकोज देते हैं और उसके 1 घंटे बाद और 2 घंटे बाद हम उसका सैंपल लेते हैं और रीडिंग निकालते हैं। लेकिन अगर इतना नहीं हो पा रहा है तो उसका फास्टिंग का और पोस्टप्रेंडियल ये तो अवश्य कराएं। अगर हमारा फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल 95 से कम आ रहा है तो समझ लीजिए ठीक है। अगर वो 95 से 125 के बीच में आ रहा है तो समझ लीजिए पेशेंट को GDM की तरफ हमारी पेशेंट जा रही है, फिर उसका पूरा वर्कअप हमें कराना है। इसी तरीके से हम पोस्टप्रेंडियल देख लेते हैं। अगर 140 से कम आ रहा है तो ओके, अगर 140 से अबव आ रहा है तो GDM की तरफ जा रहा है, अगर 200 से अबव आ गया तो फिर वो ओवर डायबिटीज़ यानी कि उसमें कुछ सोचना ही नहीं है, वो तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो यानी कि ओवर डायबिटीज़ यानी कि पहले से ही महिला में डायबिटीज़ के सिम्टम आ रहे हैं। तो ऐसे मैंने ये आपको बता दिया डायबिटीज़ के बारे में। इसमें आपको फिर वर्कअप पूरा करा के क्या आपको मेडिकेशन लेने हैं, आपका दवाओं पे कंट्रोल हो रहा है, इंसुलिन पे कंट्रोल हो रहा है या बिना दवाओं के कंट्रोल है, वो सारा आपको प्लान अपना एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाके अपना पूरा वर्कअप कराना है डायबिटीज़ का। फिर इसके बाद हमारा होता है, हम दोनों टेटनस के आपको इंजेक्शन पहले ही लग जाते हैं, 16 हफ्ते पर लगवा लीजिए, 20 हफ्ते पर लगवा लीजिए। उसके बाद एक आपका होता है ICT यानी कि अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो आपको एक टेस्ट कराना है जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट। ये आप लगभग पहले ही करा लीजिए, आप 26-27 हफ्ते पे आप करा लीजिए। अगर आपका नेगेटिव आता है, नेगेटिव इज़ नॉर्मल, अगर कुम्स टेस्ट नेगेटिव आ रहा है तो आपका नॉर्मल है। फिर आपको 28 हफ्ते पे एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसको बोलते हैं इंजेक्शन रोगैम। इससे ये फ़ायदा होता है कि जो होने वाला बच्चा है और होने वाले आगे भी जो बच्चे होंगे वो सब सेफ रहते हैं। RH नेगेटिव जो प्रेगनेंसी होती है उनका कोई बैड इफेक्ट नहीं होता। डिटेल में आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर के बारे में आप लोगों को बताई, इन्वेस्टिगेशंस और महिला के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। आगे आने वाली वीडियो में मैं कुछ और चीज़ें आपको सेकंड ट्राइमेस्टर से रिलेटेड और प्रेगनेंसी की और बहुत सारी बातें आप लोगों को बताऊंगी। आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।